नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से। गडकरी साहब, आपसे इलाहाबाद में मुलाकात हो रही है और आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और नेशनल मीडिया में एक छवि बन रही है कि ये मल्टी कॉर्नर चुनाव है। मेरा डे 1 है इस राज्य में। मेरी राय यह है कि ये मल्टी कॉर्नर नहीं है, स्ट्रेट फाइट है और उसमें कांग्रेस और बीजेपी फ्रिंज में है। जैसे आपने स्वास्थ्य के नाते अपना वजन कम किया, वैसे बीजेपी का भी वजन यहाँ कम ही रहने वाला है। देखिए, मैं पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव के नतीजे में कौन डार्क हॉर्स है, ये आपको चुनाव के बाद ध्यान में आएगा। है कि विशेष रूप से पहले तो हम लोग चाह रहे थे कि हम 100-125 सीटें जीतेंगे, पर लगभग चुनाव के बाद जो चित्र अभी मैं कम से कम 50 विधानसभा जाकर आया हूँ, जहां हमको 8,000 वोट मिले थे, वहां सभा में 15,000 लोग आ रहे हैं। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह जी के गुंडाराज को हटाने के लिए मायावती जी को चुनकर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह को जेल में डालूंगी, और कुछ तो किया नहीं, पर मायावती जी का जो विकल्प है उससे लोगों में और नाराजगी है, क्योंकि गुंडाई का विकल्प उगाई नहीं हो सकता और गुंडागर्दी का विकल्प भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, और इसके कारण अब मायावती जी से भी लोग त्रस्त हैं। तो लोगों के सामने विकल्प के रूप में दो ही, एक कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो महंगाई भ्रष्टाचार के कारण देश का बैंड बाजा पहले ही बजाया है। जो पार्टी ने देश का सत्यानाश किया, वो कौन से मुंह से उत्तर प्रदेश का विकास करने की बात कर सकती है। तो इसलिए लोगों के पास अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, और मुझे लगता है आने वाला हर दिन हमको मजबूत कर रहा है। और ये माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात को करके और ओबीसी और बैकवर्ड और अति पिछड़ा, ये बहुत बड़े प्रमाण पर हमसे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चुनाव हमको बहुत बड़ी ताकत देगा और चुनाव तक हम लोग बहुत अच्छे परिस्थिति में आएंगे। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे जो कास्ट इंजीनियरिंग चली है, लेकिन उसके पहले आपने सभाओं में भीड़ का जिक्र किया। अगर ये क्राइटेरिया है सर कि 8,000 से अब 15,000, जहां 8,000 वोट मिले वहां अगर 15,000 की भीड़ आ रही है आप लोगों की सभाओं में, भीड़ अगर क्राइटेरिया है तो राहुल गांधी विनर है सर। नहीं, राहुल गांधी की सभा में भीड़ नहीं है। देखो, आप एक बताता हूँ, राहुल गांधी हम क्या कहते हैं कि उनके पास भीड़ आ रही है, वोट में नहीं कन्वर्ट होंगे। नहीं सर, देखिए, बिहार में चुनाव हुआ तब उस समय मीडिया में आप जैसे लोगों ने कांग्रेस का बहुत बोलबाला करके कहा था। आपको पता होगा कि बिहार में जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रचार के लिए गए, वो एक भी सीट कांग्रेस जीती नहीं, और जो 4 सीटें जीती जहां ये नहीं गए थे वहां जीती। हम 2 हमारे 2, ऐसी कांग्रेस की स्थिति रही, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी। अब मैं यही बात कर रहा था, यहां से 2 विधायक इलाहाबाद से कांग्रेस के आए, सब लोग मुझे बता रहे कि इस बार 2 भी जीतना मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस का सवाल नहीं उठता। पर एक बात जरूर है कि ये कैसा है कि बाकी राज्यों में जीतने के लिए 40%, 45% वोट लगते हैं, 48% लगते हैं। यहां तो ऐसा है कि 28% वोट जो लेगा वो चुनाव में मेजोरिटी पाएगा, ऐसी स्थिति है। हम पुरानी स्थिति में हम लोग 19% पे थे, और हमने अब स्थिति काफी सुधरी है, और मेरा विश्वास है कि हम आराम से 30% तक जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारे पार्टी का रहेगा। बिल्कुल, आपने ये बात की बैकवर्ड कास्ट वोट और मुसलमान रिजर्वेशन वगैरह वगैरह की। वो लोग जातिवाद करते हैं, वो लोग सांप्रदायिकता में फंसे रहते हैं। काउंटर में आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, हम नहीं कर रहे, आप भी पोलराइजेशन कर रहे हैं, नहीं, मोस्ट बैकवर्ड के रूट से करना चाह रहे हैं। नहीं, पहली बात, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने के बाद 50% के ऊपर आरक्षण जा नहीं सकता। अच्छा, 50% के ऊपर जाना है तो संविधान में संशोधन करना होगा, और संविधान में संशोधन करना होगा तो 2/3 मेजोरिटी लगेगी। न कांग्रेस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है। अब कबूल तो कर दिया, अगर गलती से समाजवादी पार्टी का अगर सरकार आती है तो 18% मुसलमानों को देना पड़ेगा। तो हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि 18% मुलायम सिंह जी, आप किसका काटोगे? शेड्यूल कास्ट का काटोगे कि या ओबीसी का काटोगे? आज तक जो पिछड़े की राजनीति करके आप मसीहा बने और चुनकर आए, वो यादव समाज का काटोगे या शेड्यूल कास्ट का काटोगे? कांग्रेस पार्टी कह रही हम 9% देंगे। हम पूछ रहे हैं उनसे सवाल कि आप बताइए, संविधान में तो है नहीं है, 50% से आपको देना पड़ेगा, तो शेड्यूल कास्ट का काटोगे या ओबीसी का काटोगे? हम इसमें कौन सी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं? हम तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं। जो गलत है उसको गलत करे। जो जवाहरलाल नेहरू ने जिसको गलत कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने गलत कहा, वो चीज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट बैंक के राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें ये डिबेट हो सकती है और शायद ये हम लोग फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे कि मजहब के आधार पर आरक्षण न हो, ये तो ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यकों की जो बुरी हालत है उसमें उनको ज्यादा सपोर्ट
देने का एक नेशनल कंसेंसस मुझे लगता है कि होना चाहिए और आप लोगों को दबा करके समर्थन करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण से मुसलमानों का विकास होगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमानों का क्या होता है, गवर्नेंस का टूल क्या है देने का? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन। अब बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, देयर इज ए कॉम्पिटिशन हु इज मोर बैकवर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कह रहे कि 22 साल में विकास ठप हुआ है। 22 साल से, अरे 22 साल के पहले 40 साल तो तुम्हारे दादा ही राज कर रहे थे, कांग्रेस वाले कर रहे थे। 40 साल में तुमने क्या दिए लगाए उत्तर प्रदेश में, बताओ जरा। रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूं कि स्वाधीनता के 63 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर कितने दिया। मैंने अपने नागपुर शहर में, मैं जब मंत्री था तो मैंने मुसलमानों के लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। मैंने अभी 100 कंप्यूटर मुस्लिम लड़कियों को सिखाने के लिए दिए। 350 मशीन बांटी हमारे पूर्ति की ओर से। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि ये पूरी प्रॉपर्टी निकालकर मुस्लिम समाज के चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे दो, ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI खुले, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा मिले, मुस्लिम लड़के पढ़े। उसके लिए नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को कभी इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का प्रयास नहीं किया, कंप्यूटर सिखाने का प्रयास नहीं किया, केवल यूज एंड थ्रो करके, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनका उपयोग किया। आज एक नया गाजर दिखा रहे हैं कि अब आपको आरक्षण देंगे, इस चुनाव में वोट बटरेंगे, उससे मुसलमानों के जीवन में कुछ सुधार होने वाला नहीं। मंदिर, धर्म, इस तरह के सारे मुद्दे पीछे हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। जब सामाजिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करने के लिए बीजेपी को यूपी में सामाजिक शक्तियों की भाषा की बात करनी चाहिए, तो आप उसमें मंदिर बनाएंगे, एक गाय देंगे। ये जो एक्स्ट्रा आग्रह है कि कहीं से हिंदुवादी तड़का लगाना है, इससे आप छुट्टी क्यों नहीं पाना चाहते? देखो, पहली बात ऐसी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब ये बात तो साफ हो गई है कि जो विवादग्रस्त जगह है वो प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है। नहीं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो, हम उसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते। अगर हम जीतेंगे तो राम जीतेगा, हम हारेंगे तो राम हारेगा, हमको नहीं करना है। चुनाव घोषणा पत्र में क्यों लेके आना चाहिए? आप लोग पीछे क्यों नहीं रख सकते? प्रभु रामचंद्र इस देश के इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है। हम मुस्लिम समाज को अपील कर रहे हैं कि हमारे देश के स्वाभिमान का विषय, हम सब लोग मिलकर भव्य राम मंदिर निर्माण करें और हम लोग बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़े, मुस्लिम समाज के कल्याण की बात करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे हर इंटरव्यू में कह रहा हूं, नहीं, 21वीं सेंचुरी की राजनीति, मुस्लिम विकास की राजनीति। मुस्लिम छोड़िए, मुझे जो बीजेपी से दिक्कत है वो ये है सर कि 20 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे ज्यादा जवान आबादी दुनिया की जिस प्रांत में है, जिनको हमको मॉडर्न बनाना है, पढ़ाना है, रोजगार देना है, काम देना है, वो दूसरी जुबान सुनना चाहते हैं, वो गाय नहीं चाहते। अब एक बात बताता हूँ, अब गाय के प्रति गाय का आग्रह क्यों है? नहीं, आपको मैं समझाना चाहता हूँ। मैं रूरल इकोनॉमी में काम करता हूँ। एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार जी सकता है। एक गाय अगर 8 या 10 लीटर दूध देने वाली होगी तो एक परिवार को रोजी रोटी मिल सकती है। आप गाय को ये मत मानिए कि गाय भगवान और गाय हिंदू धर्म, ये आप तो धार्मिक आग्रहों के कारण लाते हैं सर इसको। देखिए, मैं कह चुका हूँ, मैं गाय के प्रति ये बात कह रहा हूँ कि एक गाय से एक परिवार चल सकता है। एक गाय और एक नीम का झाड़ एक परिवार को चला सकता है। देखिए, आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ कोल्हापुर जिले में 5-5.5 लाख लीटर रोज दूध आता है और पूरे विदर्भ में 2 लाख लीटर नहीं आता। कोल्हापुर जिले की इकोनॉमी दूध के कारण बदली है। आपको पता है, आज हम हमारे देश में मिल्क प्रोडक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और गांव में अगर दूध रहेगा तो मुझे लगता है कि गांव की तरक्की होगी। और किसान के लिए आवश्यक है कि उसके लिए पूरक उद्योग चाहिए, डेयरी चाहिए, पोल्ट्री चाहिए, इससे उसका उत्पन्न बढ़ेगा। तो ये आप उसको उस प्रकार से मत लीजिए गाय को, इसको एक आर्थिक रोजगार का साधन के रूप में उसको स्वीकार कीजिए। अब थोड़ा विषयांतर करते हैं। बीजेपी के लिए एक तरीके का यूपी जो है वो गर्भगृह था। जब आप लोग बहुत बड़ी पार्टी बने, राज किया, तो यूपी बड़ा आपका एक आधार था यहाँ पे। अब आप लोगों की यहाँ पर इतने नेता हैं बड़े बड़े, ये परिस्थिति हो गई है कि दिग्विजय सिंह के शब्दों में आपको यहाँ का सबसे बड़ा चीफ कैंपेनर और अगला मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे राज्य से इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
देखो, दिग्विजय सिंह की बात को उसकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती तो आप क्यों लेते हो? ये दिग्विजय सिंह को क्या बोलने का अधिकार है? मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी में एक ही नेता है, सोनिया गांधी, और ये सब सोनिया गांधी ने कहा स्टार्ट तो स्टार्ट, स्टॉप तो स्टॉप। देखिए, मैं आपको फर्क है सर, उमा भारती के आने का मतलब है कि आप यहां पर बैकवर्ड लीडरशिप बिल्ड नहीं कर पाए। अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, और आपके जो मौजूदा स्थापित नेता हैं, भले वो किसी भी जाति के हों और किसी भी जिले से आते हों, बड़े नेता हैं वो लोग, सबको मार्जिनलाइज करके उमा भारती क्यों? मुझे बताओ, इटली से आकर सोनिया गांधी अगर आकर चुनाव लड़ सकती है तो उमा भारती कोई मध्य प्रदेश की नेता रॉन्ग का जवाब रॉन्ग से क्यों देते हैं? देखिए, पहली बात, उमा भारती इस देश की एक प्रखर राष्ट्र नेता है। उमा भारती मध्य प्रदेश की नहीं है, सीमित नहीं है। उमा भारती की पहचान राम मंदिर के आंदोलन के समय पूरे उत्तर प्रदेश जानता है, और जिस दिन उमा भारती का प्रवेश हुआ तब मैंने उनको कहा कि वो उत्तर प्रदेश की तरफ विशेष ध्यान देगी। आप याद करिए। और देखिए, उमा भारती एक दमदार नेता है, उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उसको चाहते हैं, और उसका उपयोग पार्टी को करने के लिए आज वो खड़ी है। गलत क्या हुआ है? अगर सोनिया गांधी इटली से आकर अमेठी में, अपने रायबरेली में आकर चुनाव लड़ सकती है तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ही है वो उनका गांव, वहां से लड़े तो क्या? मुझे लगा कि अब इटली की बातें आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ रहे। तो मेरा सवाल दूसरा है। आपने भी राहुल के दिए जलाने की बात की, धर्म ईमान की बात यह है कि जब प्रियंका आती है तो आप लोगों को बड़ा डर लगता है। हमको काहे के लिए डर? प्रियंका हिंदुस्तान की बेटी। अरे, प्रियंका को डर रॉबर्ट वढेरा का है। वो प्रियंका बोले रॉबर्ट ने आएगा, रॉबर्ट बोलता मैं राजनीति में आऊंगा। मुझे बताओ, ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या गांधी परिवार और नेहरू परिवार के लोग ही लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं कि प्रियंका गांधी का पब्लिक में बड़ा भारी रिजोनेंस है? क्या है वो? क्या है? प्रियंका गांधी को मालूम है मूंगफली झाड़ के ऊपर में लगती है, नीचे लगती है? पता है क्या? देश की किसान मालूम है, देश की खेती मालूम है, देश के रोड तो भी मालूम है। एक बार, हर बार चुनाव आती है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आती है, हवाई जहाज से उतरती है रायबरेली और हाथ हिलाते जाती है। जैसे इंदिरा जी हाथ हिलाती थी, फिर सोनिया जी हाथ हिलाती थी, अब ये प्रियंका हाथ हिलाती है। क्या मकसद है? क्या किया है देश के लिए उन्होंने? मुझे बताइए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बाद में प्रियंका गांधी, बहुत अच्छे, मैं उनको कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। इनकी सबसे बड़ी पात्रता यही है कि राजीव गांधी के ये दोनों सुपुत्र हैं और इंदिरा जी की नाथ और नातिन है। मुझे बताओ, इसके अलावा कौन सा विषय? देखिए सर, मैं वही सोच रहा हूँ कि फिर घूम करके बात आ गई कि एक कांग्रेस पार्टी। बताइए, आप प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? बताइए आप। नहीं, मेरा राहुल गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन? यूपी से देखिए, अब मेरा ओपिनियन तो मतलब नहीं रखता कि मेरा क्या ओपिनियन है, लेकिन अमेठी और रायबरेली के नाते वो पिछले कई वर्षों से वहां की एक मैनेजर के रूप में काम करती है, और जब वो आती है तो चुनाव आता है तो आप ये प्रचार। सच बात बोलूं आपसे मैं, क्योंकि अब हम लोग एक आर्ग्यूमेंट में उलझ गए हैं। मैं तो बड़े से बड़े क्रिटिक से बात करता हूं, पॉलिटिकल क्रिटिक्स से, जो कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं, आलोचक हैं, शत्रु हैं। वो कहते हैं कि प्रियंका आएगी तो हमको डर लगता है। सच तो ये, प्राइवेट कन्वर्सेशन में तो यही कहते हैं। देखो भाई, हमको ना सोनिया जी का डर है, न राहुल जी का डर है, न प्रियंका जी का डर है, न रॉबर्ट वढेरा का डर है। हाँ, एक बात जरूर है, राहुल को डर प्रियंका का है और प्रियंका को डर रॉबर्ट वढेरा का है। हमको किसी का डर नहीं। आपकी पार्टी, आप अध्यक्ष बने उसके पहले जो सेकेंड राउंड के जो नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं की लड़ाई में उलझ गए। आप कहते हैं कि ये पार्टी परिवारवाद पे चलती है। आपकी पार्टी जो संगठन के लिए, सामूहिक नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, यूपी में उसका नामो निशान नजर नहीं आ रहा। आपकी पूरी लीडरशिप मुझे गायब दिख रही है इस वक्त ग्राउंड से। पूरी लीडरशिप काम में लगी है, मीडिया को नहीं दिखती। उसका मतलब क्या है? मुझे बताइए। सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी, मैं, राजनाथ सिंह जी, सब है, अनंत कुमार जी, रामलाल जी, सभी घूम रहे। मैं प्रांतीय नेताओं की सभी घूम रहे। कौन नहीं घूम रहा? आप एक नाम बताइए जो घूमने का। हम तो अखबारों में पढ़ते हैं कि ये रमापति राम त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, शाही जी चुनाव लड़ रहे हैं, उमा भारती जी लगातार चुनाव लड़ रही, प्रवास कर रही है, सब लोग भिड़ रहे हैं। और देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। मेरे घर में कोई भी घुसता है, मुझे पूछता है मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, मैं सुनता हूँ, उसके पीठ पर हाथ रखता हूँ। सोनिया जी के घर में तो उनका मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। अब ये हमारे पार्टी का है कि नेता बहुत है हमारे पार्टी में, ये सही बात है कि हमारे पार्टी में बहुत ज्यादा नेता है, और नेताओं की एक खराब आदत है कि मीडिया से ज्यादा बोलने की उनको आदत है। उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी की अनुमति के बिना कोई मीडिया से बात नहीं करता।
हमारे यहाँ टीवी का दंडू का दिखा तो कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देता है। आपके नेता ज्यादा डेमोक्रेटिक होने का आप हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, अपने नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि जरा कम बोले। हाँ, देखिए मैं भी बाइट नहीं देता, मैं एक आधा घंटे का इंटरव्यू होगा तो देता हूँ। इसका कारण कहीं ना कहीं सभी लोग अच्छी भावना से बाइट नहीं लेते। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज होने की कोशिश होती है। और हमारे पार्टी में क्या है, ये बात आपकी सही है, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। हर आदमी नेता है और लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने सबने मिलकर काम करने की पद्धति विकसित की है। छोटा भी कार्यकर्ता मेरे घर पर आता है, मुझे बोला अध्यक्ष जी सुबह 9 बजे मिलना है। बोला मिलो, क्या काम है? मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, मुझे समझाओ। अब ये हमारी विशेषता भी है, हमारा ये फायदा भी है, नुकसान भी है। सोनिया जी के घर पर मुख्यमंत्री जा सकता है पूछने के लिए निर्णय क्यों किया करके। मुलायम सिंह जी के घर पर वो उनके 2 भाई, लेकिन ये उनका लड़का, व्यक्तिगत बात हो, बड़े नेताओं का तो सबका हाल ये रहता है। गडकरी जी जरा अलग किस्म के नेता हैं, इसलिए वो सबसे मिल लेते हैं। ये भी है। देखो हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। अच्छा, अब ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं हंग असेंबली होगी, तो जाहिर है कि आप लोग नंबर 1 तो नहीं होंगे, किसी को सपोर्ट देके बनवाना होगा। तो और हम लोग यही मतलब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बहन मायावती को सपोर्ट देने में बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। आप मेरी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बार बार दिखाइए दिन भर। मैं आपको वचनपूर्वक बताना चाहता हूं, जो होगा सो होगा। मैं अध्यक्ष करके पार्टी का बता रहा हूं आपको, मुलायम सिंह और मायावती जी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली चुनाव के बाद कोई अलायंस नहीं होगी। चुनाव के बाद एक सरकार नहीं बनेगी तो आप राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे, कांग्रेस को सौंपेंगे, फिर राज्य सरकार। देश की ये जो उत्तर प्रदेश स्थिति इतनी बदल रही है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर मेजोरिटी मिल जाएगी तो मुझे आश्चर्य लगेगा नहीं। पर मिनट भर मानो नहीं मिली तो हम विपक्ष में बैठेंगे, पर मुलायम सिंह और मायावती जी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। ये काले पत्थर की सफेद लकीर है, आप इसको विश्वास के साथ मेरे ऊपर विश्वास रखकर। सर, आपकी लकीर को मैं मान लेता हूं, लेकिन इसमें आप एक पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं। पॉलिटिकल रिस्क ये है कि आप विपक्ष में बैठेंगे और कोई सरकार बनने की नौबत न आई, क्योंकि आपने एक लोहे की लकीर पकड़ ली है, और आप कांग्रेस को इनडायरेक्टली राष्ट्रपति शासन के जरिए चुनाव सरकार चलाने का मौका देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं ना, अभी तो तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट निकाल रही है, ऐसी चर्चा हो रही है। तो मुलायम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी और अजीत सिंह जी। नहीं, देखिए सर, मैं ये सवाल पूछने का, मैं आपकी स्ट्रेटजी समझने के लिए पूछना चाहता था सर, कि मुलायम और कांग्रेस की बनती हुई सरकार का जो एक सिनेरियो लोग रख रहे हैं, उस परिस्थिति को रोकने के लिए बीजेपी के हाथ में अगर टूल है तो उसको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, और वो है मायावती को समर्थन देना। गलती से नहीं करेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश में जो रास हुआ है, जो हमारी कमी है, इसका कारण मैं सर्वे करता हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूं। 2014 के लिए आप ये रिस्क नहीं लेंगे? 100% नहीं लेंगे। 2014 के लिए नहीं भाई, अभी 2014 मेरे मुंह पर क्यों डाल रहे हो? मैं इतना ही कह रहा हूं कि इस चुनाव के बाद मायावती जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी के पार्टी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई अलायंस नहीं होगी। हमारा शासन आएगा तो ठीक है, विश्वास है मुझे आएगा, नहीं आएगा तो विपक्ष में बैठेंगे, पर इनके साथ कोई अलायंस करने का सवाल ही नहीं। अच्छा, चूंकि ये स्पेकुलेशन, ये मान लीजिए आपको 80 सीटें 100 सीटें आ गई आपको, और फिर मुलायम और मायावती बोले कि हम बाहर से आपके समर्थन से आपकी सरकार चलाते हैं, लाइए भाजपा का मुख्यमंत्री, एक्सेप्टेबल है? न मुझे करना है। नहीं, मैं बात की इफ एंड बट्स पर क्या उत्तर देंगे, जब स्थिति आएगी तो बताएंगे। पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ना मुलायम सिंह जी और मायावती जी का समर्थन लेना चाहते, ना उनको समर्थन देना चाहते। अभी झगड़ा ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में, ये मेरा आखिरी सवाल है, कंपटीशन है, और कंपटीशन सिंपल है कि तीसरा नंबर कौन, चौथा नंबर कौन। तो रियलिस्टिक असेसमेंट क्या है? बीजेपी तीसरे नंबर पे तो आ जाएगी ना? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं तो मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी जीत रही है, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूं, मुझे हर सप्ताह में रिपोर्ट मिलते हैं। मैं लोगों की मनस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जो आकलन आता है उसके आधार पर बता रहा हूं। देखो, उत्तर प्रदेश में चमत्कार होगा। चुनाव के बाद हमारी ताकत कई गुना बढ़ेगी, लगातार रोज बढ़ रही है। हाँ, एक बात अलग है कि बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है मिलेगा, ये मेरा शायद ओवर एस्टिमेट होगा। पर आपको एक बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश की सही में जो फाइट है उसमें हम लोग नंबर 1 तक पहुंचेंगे, और नंबर 1 पर हमारी ताकत रहेगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक बार क्रिकेट की मैच में देख रहा था वैभव स्टेडियम पर, 3 बजे टी टाइम था, इंडिया हार रही थी, 7 विकेट चली गई थी, और लगभग प्रमोद महाजन जी भी थे। तो वो कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव का निर्णय लगा था, तो मुझे कहा नितिन, मैं जहां जाता हूं वहां हार होती है। बड़े निराश थे।
तो मैंने उनका देखो प्रमोद जी ये क्रिकेट है या कुछ भी हो सकता है। और फिर टी टाइम के बाद मैच शुरू हो गई और 8वें नंबर के व्यक्ति ने 50 रन निकाले और इंडिया जीत गया। तो ये बात है, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। मैं आपको बता रहा हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर आएगी और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये मेरे रिसर्च और मेरे सर्वे मुझे आकलन दें। तो इस आशा के साथ चुनावी क्रिकेट की आखिरी बॉल जिसका पता 6 मार्च को चलेगा उसका इंतजार करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।